उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। तुम्हारा नाम क्या है? कर्नल कॉस्टा ने पायलट से पूछा। जेम्स जनाब, पायलट ने मौतबाना लहजे में कहा। एक क्रूजर चीप तिले ऐब की तरफ जा रही है। हमने उसे मिसाइल से तबाह करना है। तुम हेलीकॉप्टर को तिले ऐब जाने वाली सड़क पर ले चलो और सुनो, सड़क के ऊपर ही रखना। मैं दूरबीन से चेक करता रहूँगा और फिर जैसे ही मैं हुक्म दूँ तुमने इस जीप में मिसाइलों से तबाह कर देना है। कर्नल कॉस्टा ने कहा। यस सर, पायलट ने जवाब दिया तो कर्नल कॉस्टा ने हुक के साथ लटकी हुई ताकतवर दूरबीन उतार कर उसका तस्मा अपने गले में डाल लिया और फिर दूरबीन को आंखों से लगाकर उसने नीचे देखना शुरू कर दिया। हेलीकॉप्टर इस वक्त सहरा पर परवास कर रहा था, लेकिन कुछ देर बाद दूर से सड़क नजर आना शुरू हो गई। पायलट हेलीकॉप्टर को सड़क पर ले आया और फिर उसने हेलीकॉप्टर का रुख तिले ऐब की तरफ मोड़ दिया। सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियां जा रही थी। हेलीकॉप्टर खासी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ता चला जा रहा था और फिर तकरीबन निस्फ घंटे की तेज रफ्तार परवास के बाद वो एक चौक पर पहुंच गए। इस चौक से एक सड़क गाज़मा की तरफ जा रही थी, जबकि दूसरी सड़क एक और बड़े शहर इल्दाई की तरफ जा रही थी, जबकि सामने वो सड़क थी जो सहरा में चक्कर काट कर बैरिस जाती थी। बैरिस वाली सड़क पर तो ट्रैफिक तकरीबन ना होने के बराबर थी, लेकिन गाज़मा और एल्दिए की तरफ आ जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक काफ़ी तादाद में थी। हेलीकॉप्टर इस चौक से आगे तिले ऐब की तरफ बढ़ता चला गया। अब सड़क पर गाड़ियों की खासी तादाद मौजूद थी, जिनमें ज़्यादा तादाद ट्रकों और कमर्शियल गाड़ियों की थी। अलबत्ता रंग बिरंगी कारें भी खासी तादाद में थी, लेकिन क्रूज़र जीप नजर न आ रही थी। कितनी दूर है यहाँ से तिले ऐब? कर्नल कॉस्टा ने पायलट से पूछा। जनाब, 10 मिनट का सफ़र बाकी है, पायलट ने जवाब दिया और थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर तिले ऐब के मुसाफात में दाखिल हो गया। उसे फिजा में मुअल्लक कर दो, मैं एक कॉल कर लूँ, कर्नल कॉस्टा ने कहा तो पायलट ने हेलीकॉप्टर को फिजा में मुअल्लक कर दिया। कर्नल कॉस्टा ने जेब से एक छोटा सा लेकिन लॉन्ग रेंज का ट्रांसमीटर निकाला और इस पर फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करनी शुरू कर दी। फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने के बाद उसने ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, कर्नल कॉस्टा कॉलिंग, ओवर। कर्नल कॉस्टा ने बार बार कॉल देते हुए कहा। यस बॉस, गुम्जा अटेंडिंग यू, ओवर। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर से गुम्स की मौतबाना आवाज़ सुनाई थी। कहाँ मौजूद हो तुम और क्या रिपोर्ट है? क्रूजर जीप के बारे में, ओवर। कर्नल कॉस्टा ने तेज लहजे में कहा। बॉस, मैं इस वक्त एलडीए के मुसाफात में मौजूद हूँ। यहाँ क्रूज़र जीप मौजूद है लेकिन वो खाली है, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया। तफसील से बताओ, ओवर। कर्नल कॉस्टा ने तेज लहजे में कहा। बॉस, आपकी कॉल मिलते ही मैं अपने आदमियों समेत हेलीकॉप्टर पर फौरन रवाना हो गया, लेकिन चौक पर पहुंचने के बावजूद जब कोई क्रूज़र जीप नजर ना आई तो हमने एक साइड पर हेलीकॉप्टर उतार दिया और फिर यहां से मालूम करने पर एक आदमी से मालूम हो गया कि हमारे पहुंचने से तकरीबन 20 मिनट पहले एक क्रूज़र जीप बैरिस की तरफ से चौक पर आई और फिर एल्दिए की तरफ मुड़ गई। चनाचा हम एल्दिए की तरफ बढ़ गए। एल्दिए के मुसाफात में हमें एक तरफ खड़ी जीप नजर आई। हमने उतर कर उससे चेक किया तो वो खाली थी। हमने इधर उधर से जो मालूमात हासिल की हैं उसके मुताबिक इस जीप में 6 अफराद सवार थे। इनमें 4 मर्द और 2 औरतें थीं। उस जीप से उतरकर शहर की तरफ पैदल बढ़ गए, ओवर। गुम्स ने तफसील से जवाब देते हुए कहा। वेरी बैड, इसका मतलब है कि वो लोग अब किसी भी जरिए से तिले ऐब पहुंच जाएंगे। अब उन्हें कैसे चेक किया जा सकता है, ओवर। कर्नल कॉस्टा ने इंतहाई परेशान लहजे में कहा। बॉस, एल्दिए की टैक्सी स्टैंड और बस टर्मिनल से इस ग्रुप के बारे में मालूमात हासिल की जा सकती हैं, ओवर। गोम्स ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, तुमने ये चेकिंग करनी है और फिर हेडक्वार्टर रिपोर्ट करनी है। मैं हेडक्वार्टर जा रहा हूँ, ओवर। कर्नल ने कहा और रिसीवर रख दिया। यस बॉस, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया तो कर्नल कॉस्टा ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर को ऑफ कर दिया। उसके चेहरे पर गहरी परेशानी के तासुरात उभर आए थे, क्योंकि इमरान और उसके साथी इसकी सरतोड़ कोशिशों के बावजूद तिले ऐब में दाखिल होने में कामयाब हो गए थे और अब इस तिले ऐब और थ्यूना दोनों में पैक्टिंग करने का फैसला कर लिया था। कर्नल डेविड गाज़मा में GP5 के सेंटर में अपने ऑफिस में मौजूद था। उसने बैरिस से गाज़मा आने वाले तमाम रास्तों पर इंतहाई निगरानी का हुक्म दे रखा था। बैरिस में मौजूद इसके आदमी रिचर्ड ने उसे रिपोर्ट दी थी कि शामिल में कर्नल कॉस्टा ने 2 जीपों को चेक किया था।
लेकिन वो लोग चेक नहीं हो सके और फिर वो लोग एक हेलीकॉप्टर लेकर निकल गए। तो उसे यकीन हो गया था कि वो लोग लामहला इस हेलीकॉप्टर में गाज़मा आएंगे, इसलिए उस गाज़मा में फ़ज़ाई निगरानी का बंदोबस्त कर रखा था। लेकिन इस इत्तला के बाद काफ़ी से ज़्यादा वक्त गुजर गया, लेकिन अभी तक इमरान और इस साथियों के बारे में कोई इत्तला ना मिली कि अचानक सामने पर मौजूद फ़ोन की घंटी बज उठी और इस हाथ बढ़ाकर उसने रिसीवर उठा लिया। यस, कर्नल डेविड, तेज लहजे में कहा गया। हेडक्वार्टर से कैप्टन रोनाल्ड बोल रहा हूँ। ब्लैक फाइटर में मौजूद मुखबिर जैफर की कॉल है। वो आपको फौरी तौर पर कोई इत्तला देना चाहता है। दूसरी तरफ से मौतबाना लहजे में कहा गया। ओह, कराओ बात जल्दी, कर्नल डेविड ने तेज लहजे में कहा। हेलो सर, मैं जैफर बोल रहा हूँ। चंद लम्हों की खामोशी के बाद जैफर की आवाज़ सुनाई दी। यस, कोई ख़ास बात, कर्नल डेविड ने तेज लहजे में कहा। यस सर, अभी अभी कर्नल गॉस्टा की कॉल हेडक्वार्टर में आई है। उसने यहाँ के इंचार्ज कुम्स को बताया है कि पाकिस्तानी एजेंट क्रूज़र जीप पर सवार होकर तिले ऐप पहुँच रहे हैं और इसलिए वो उस चौक पर पहुँचकर उनको चेक करें और इस जीप को उड़ा दें। पर गुम्स फ़ौरन हेलीकॉप्टर लेकर चला गया। अभी थोड़ी देर पहले गुम्स हेडक्वार्टर कॉल करके बताया कि वो इल्दिये में मौजूद है और जो जीप वहाँ खाली मिली है, इसलिए वो उन्हें ट्रेस कर रहा है। जैफर ने कहा। ओह, इसका मतलब है कि ये शैतान कर्नल गॉस्टा को डॉच करके आखिरकार इल्दिये पहुँच गए। वेरी बैड। इसका मतलब ये है कि वो वहाँ से क्यों ना जाएंगे। ठीक है, तुम्हें मुँह मांगा मुआवजा मिल जाएगा, कर्नल डेविड ने तेज लहजे में कहा और उसके साथ ही उसने हाथ बढ़ाकर कॉरिडोर दबाया और फिर तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, कैप्टन गॉर्सन स्पीकिंग। राब्ता कायम होते ही मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। लहजा बेहद सख्त था। कर्नल डेविड बोल रहा हूँ, कर्नल डेविड ने उससे ज़्यादा सख्त लहजे में कहा। यस सर, हुक्म सर, दूसरी तरफ से मनमनाते हुए लहजे में कहा गया तो कर्नल डेविड का सीना मज़ीद कई इंच फूल गया। सुनो, पाकिस्तानी एजेंट इमरान और उसके साथी एक क्रूज़र जीप में सवार होकर इल्दिये पहुंचे हैं। ब्लैक फाइटर के आदमी वहां उसे ट्रेस कर रहे हैं। ये 4 मर्दों और 2 औरतों पर मुश्तमिल एक ग्रुप है। तुम इल्दिये में हो जबकि ब्लैक फाइटर के लोग वहां नहीं होते, इसलिए तुम ज़्यादा आसानी से उन्हें ट्रेस कर सकते हो सकता है कि वो इल्दिये से थ्यों ना पहुँचे। तुमने फ़ौरन उन रास्तों पर पैक्टिंग करनी है और इल्दिये शहर में भी उन्हें ट्रेस करना है, कर्नल डेविड ने कहा। यस सर, दूसरी तरफ से मौतबाना लहजे में कहा गया। मैं इल्दिये पहुंच रहा हूं, तुम फ़ौरन हरकत में आ जाओ और मेरे पहुंचने तक तुम्हें कोई ना कोई क्लू मिल जाना चाहिए, वरना तुम्हें गोलियों से भी उड़ा सकता हूं, कर्नल डेविड ने तेज लहजे में कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर कॉरिडोर पर पटक दिया। लेकिन उसके साथ ही उसने मेज़ पर मौजूद कॉल बैन का बटन दबा दिया। दूसरे ही लम्हे दरवाज़ा खुला और एक नौजवान तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ और उसने मौतमाना अंदाज में सलाम किया। मेरे खसूसी हेलीकॉप्टर के पायलट से कहो कि वो तैयार हो जाए, मैंने अब इल्दिये जाना है और रेमंड को मेरे पास भेज दो, कर्नल डेविड ने तेज लहजे में कहा। यस सर, नौजवान ने कहा और दोबारा सलाम करके तेज़ी से मुड़कर कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और गाज़मा सेंटर का इंचार्ज कैप्टन रेमंड अंदर दाखिल हुआ। बैठो, कर्नल डेविड ने कहा तो कैप्टन रेमंड मेज़ की दूसरी तरफ कुर्सी पर बड़े मौतबाना अंदाज में बैठ गया। मुझे इत्तला मिल गई है कि पाकिस्तानी एजेंट इल्दिये पहुंच गए हैं। मैंने इल्दिये के सेंटर इंचार्ज गॉर्सन को कह दिया है कि वो उन्हें ट्रेस कराए। अब मैं अपने हेलीकॉप्टर पर इल्दिये जा रहा हूं, लेकिन तुमने यहाँ मेरे जाने के बाद हर तरफ से होशियार रहना है। इमरान और उसके साथी इंसान नहीं बल्कि बदरूहें हैं। हो सकता है कि वो हमें डॉच देने के लिए इल्दिये से यहाँ पहुँच जाएं। वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए तुम पूरी तरह अलर्ट रहना, कर्नल डेविड ने तेज लहजे में कहा। यस सर, रेमंड ने मौतबाना लहजे में कहा तो कर्नल डेविड उठ खड़ा हुआ और थोड़ी देर बाद उसका हेलीकॉप्टर इल्दिये की तरफ उड़ा चला जा रहा था। फिर तकरीबन 1.5 घंटे के परवास के बाद वो इल्दिये सेंटर के ऑफिस में मौजूद थे। सेंटर इंचार्ज गॉर्सन सेंटर से बाहर किया हुआ था, इसलिए कर्नल डेविड उसके ऑफिस में आकर बैठ गया और उसके असिस्टेंट से कह दिया कि वो फ़ौरन गॉर्सन को उसकी आमद की इत्तला दे और अब उसे गॉर्सन की वापसी का इंतज़ार था। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और लंबे कद और वर्जिशी जिस्म का मालिक नौजवान ऑफिस में दाखिल हुआ। उसने कर्नल डेविड को फौजी अंदाज में सैल्यूट किया।
बैठो, कर्नल डेविड ने सर हिलाकर सैल्यूट का जवाब देते हुए कहा तो कैप्टन गॉर्सन मेज की दूसरी तरफ कुर्सी पर मौतबाना अंदाज में बैठ गया। पाकिस्तानी एजेंट ट्रेस हुए या नहीं? मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे आने तक उनका क्लू हर सूरत में तलाश करना। कर्नल डेविड ने आगे की तरफ झुकते हुए कहा, मैंने क्लू तलाश कर लिया है जनाब। वो यहाँ के एक इंतहाई बाअसर आदमी हैरी की पनाह में है। गॉर्सन ने कहा तो कर्नल डेविड पे इख्तियार उछल पड़ा। बाअसर आदमी हैरी की पनाह में? क्या मतलब? कौन है ये हैरी और तुम्हें कैसे मालूम हुआ? कर्नल डेविड ने तेज लहजे में कहा, जनाब, हैरी यहाँ के इंतहाई मारूफ रेड लाइन क्लब का मालिक और जनरल मैनेजर है। इंतहाई खतरनाक गुंडा और बदमाश होने के साथ साथ उसके दारुल हुकूमत में बड़े बड़े आला अफसरान के साथ इंतहाई गहरे ताल्लुकात हैं। उसका गिरोह इस कदर मजबूत है कि वो चाहे तो इल्दिये की आधी आबादी को हलाक कर दे और कोई उसका बाल भी बाका ना कर सके। कैप्टन गॉर्सन ने कहा तो कर्नल डेविड का चेहरा गुस्से की शिद्दत से तमतमाने लगा। तुम GP5 के इस सेंटर के इंचार्ज होने के बावजूद ऐसी बातें कर रहे हो? ये तुम क्या कह रहे हो? कर्नल डेविड ने यखलख्त फटने वाले अंदाज में कहा, सर, मैंने एक बार पहले भी GP5 के एक काम के सिलसिले में उसे डांट दिया था तो उसने मेरी शिकायत प्राइम मिनिस्टर साहब से कर दी थी और प्राइम मिनिस्टर साहब ने आपसे बात की तो आपने मुझे सख्ती से डांट दिया कि मैं उसके मामलात में मुदाखलत ना करूं। कैप्टन गॉर्सन ने जवाब दिया तो कर्नल डेविड बेइख्तियार उछल पड़ा। मैंने तुम्हें कहा था? कब की बात है? कर्नल डेविड ने हैरत भरे लहजे में कहा, जनाब, 3 साल पहले की बात। कैप्टन गॉर्सन ने कहा, ओह अच्छा, मुझे याद आ गया। इस वक्त इसराइल के प्राइम मिनिस्टर शारूटी थे और उन्होंने कहा था कि वो आदमी इनका साला है। कर्नल डेविड ने यखलख्त चौंक कर कहा, यस सर, प्राइम मिनिस्टर साहब की बीवी वाकई ही उसकी बहन थी। जनाब, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब उसके रिश्ते में कज़न हैं और हेनरी अक्सर प्राइम मिनिस्टर हाउस में आता जाता रहता है। एक बार प्राइम मिनिस्टर साहब किसी इफ्तिताह के सिलसिले में इल्दिये तशरीफ़ लाए थे तो उसके क्लब में भी गए थे। कैप्टन गॉर्सन ने कहा, तो ये बात है। कैसे मालूम हुआ कि पाकिस्तानी एजेंट उसकी पनाह में है? कर्नल डेविड का लहजा पहले से नरम था। प्राइम मिनिस्टर के हवाले ने उसे नरम होने पर मजबूर कर दिया। जनाब, आपकी कॉल मिलते ही मैंने पूरे इल्दिये में अपने आदमियों को अलर्ट कर दिया और मुझे इत्तला मिली कि क्रूज़र जीप से उतरने वाला ग्रुप, जिसमें 4 मर्द और औरतें शामिल हैं, रेड लाइन क्लब में हैरी से मिलने गए हैं और इसके बाद उनकी वापसी नहीं हुई। मैंने हैरी के ख़ास आदमी से बात की तो उसने मुझे बताया कि हैरी इस ग्रुप को क्लब की खुफिया रास्ते से बाहर ले गया है और उन्हें अपनी किसी खुफिया जगह पर छोड़कर अकेला वापस आया है। कैप्टन गॉर्सन ने कहा, वो खुद तो कार चलाकर नहीं किया होगा, इसके ड्राइवर से मालूम करना था। कर्नल डेविड ने कहा, वो जीप में गए हैं जनाब और जीप हैरी खुद चला रहा था। कैप्टन गॉर्सन ने कहा, उठो, चलो मेरे साथ और अपने 4 मुसल्ला आदमी भी साथ ले लो। मैं देखता हूँ कि हैरी कितने पानी में है। कर्नल डेविड ने एक झटके से उठते हुए कहा, यस सर। कैप्टन गॉर्सन ने भी उठते हुए कहा और फिर 10 मिनट बाद 2 कारें सेंटर से बाहर निकली और तेजी से आगे बढ़ गई। सुनो, वहां तुमने किसी कमजोरी का इजहार नहीं करना, समझे, वरना मैं खुद तुम्हें गोली मार दूंगा। कर्नल डेविड ने कैप्टन गॉर्सन से कहा, जनाब, आपकी मौजूदगी में मैं कैसे कमज़ोर पड़ सकता हूँ? कैप्टन गॉर्सन ने मौतबाना लहजे में कहा तो कर्नल डेविड ने इस अंदाज में सर हिलाया जैसे कैप्टन गॉर्सन ने दुरुस्त बात की हो। थोड़ी देर बाद दोनों कारें एक 4 मंजिला इमारत की पार्किंग में दाखिल हुई। इमारत पर रेड लाइन क्लब का नेवन साइन जल बुझ रहा था और वहां आने जाने वालों का खासा रश था, लेकिन ये सब लोग निचले तबके के अफराद दिखाई दे रहे थे। दोनों कारें गेट के सामने जाकर रुक गई और फिर कैप्टन गॉर्सन ने जल्दी से नीचे उतरकर कार का उकबी दरवाज़ा खोला और कर्नल डेविड अकड़े हुए अंदाज में नीचे उतरा। उकबी कार में से भी 4 मुसल्ला अफराद बाहर आ गए। इन सब ने GP5 की मखसूस यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, इसलिए गेट में मौजूद एक दरबान तेजी से दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया, जबकि दूसरे का जिस्म इस तरह तन कर रह गया जैसे उसे अचानक कलफ लगा दिया गया हो। आइए सर, कैप्टन गॉर्सन ने कहा और एक तरफ हट किया तो कर्नल डेविड तेज कदम उठाता काउंटर की तरफ बढ़ गया। कैप्टन गॉर्सन उसके पीछे था। यस सर, हुक्म सर। काउंटर पर मौजूद आदमी ने मौतबाना लहजे में कहा, हैरी कहाँ है? कर्नल डेविड ने इंतहाई तेज लहजे में कहा, अपने ऑफिस में है जनाब। काउंटरमैन ने पहले से ज़्यादा मौतबाना लहजे में कहा, उससे इत्तला दो कि GP5 के चीफ कर्नल डेविड आए हैं। कर्नल डेविड ने कहा, यस सर। काउंटरमैन ने कहा। चीफ का नाम सुनकर उसके चेहरे पर हल्के से खौफ के तासुरात उभर आए। जल्दी बताओ,
कहाँ है हैरी का ऑफिस? कर्नल डेविड ने कहा। सर, उधर धारी के आखिरी हिस्से पे, काउंटर मैन ने हिचकिचाते हुए कहा और बाएं तरफ मौजूद राहदारी की तरफ इशारा किया तो कर्नल डेविड तेजी से उस तरफ को बढ़ना लगा और कैप्टन गॉर्सन उसके पीछे चल पड़ा, जबकि काउंटर मैन रिसीवर उठाकर कॉल करने में मसरूफ हो गया। राहदारी के आखिर में एक मुसल्ला आदमी मौजूद था। उसने कर्नल डेविड को सलाम किया और उसके साथ ही खुद आगे बढ़कर उसने दरवाज़ा खोल दिया। कर्नल डेविड ऑफिस में दाखिल हुआ तो मेज़ के पीछे बैठा हुआ एक दुबला पतला सा आदमी उठकर खड़ा हो गया। इसका चेहरा लोमड़ी के चेहरे की तरह लंबूतरा था और उसकी आंखों में तेज चमक थी। मैं चीफ ऑफ GP5 को खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम हैरी है जनाब। इस आदमी ने मेज़ की साइड से निकलकर आगे बढ़ते हुए मौतबाना लहजे में कहा और साथ ही सर झुका दिया। तो मुझे अच्छी तरह जानते हो हैरी, इसलिए मेरे साथ झूठ बोलने की कोशिश ना करना, वरना प्राइम मिनिस्टर तो क्या सदर मुमलिकत भी तुम्हें ना बचा सकेगी। कर्नल डेविड ने कुर्राते हुए लहजे में कहा और फिर सोफे पे बैठ गया, जबकि कैप्टन गॉर्सन बैठने की बजाय साइड पर खड़ा हो गया। मैं आपसे क्यों झूठ बोलने लगा जनाब? ये बात मेरी समझ में नहीं आई। हैरी ने सामने सोफे पर बैठते हुए इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। हमारे पास हतमी इतला है कि पाकिस्तानी एजेंटों का एक ग्रुप जो 4 मर्दों और 2 औरतों पर मुश्तमिल है तुम्हारे पास यहाँ आया और फिर तुम खुद उन्हें साथ लेकर क्लब के उकबी खुफिया रास्ते से बाहर ले गए। जीप तुम खुद चला रहे थे और फिर तुम अकेले यहाँ वापस आए हो। अब ये बात तुम बताओगे कि वो ग्रुप कहाँ है? कर्नल डेविड ने उसे गौर से देखते हुए कहा तो हैरी बेइख्तियार चौंक पड़ा। आपको कैसे ये सब कुछ मालूम हुआ? हैरी ने हैरान भरे लहजे में कहा। तुम GP5 के चीफ से पूछ रहे हो? ऐसी इत्तला तक आसानी से पहुंच जाती है हमारी तंजीम। कर्नल डेविड ने बड़े फाखिराना अंदाज में कहा। आपको मिलने वाली इत्तला दुरुस्त है, लेकिन मुझे ये मालूम ना हुआ कि ये लोग पाकिस्तानी एजेंट हैं। वैसे भी वो मकामी लोग थे, मुझसे आकर मिले और उन्होंने मुझे दारुल हुकूमत के क्लब रोस्टम मालिक लॉर्ड मलिसान की टिप दी। उन्होंने मुझसे कहा कि इनके कारोबारी दुश्मन उनके पीछे हैं और वो इनसे छुपकर दारुल हुकूमत जाना चाहते हैं। लॉर्ड मिल्सियान की वजह से मैंने उन्हें साथ लिया और अपनी जीप में बिठाकर यहाँ से खुफिया तौर पर ले गया और मैं उन्हें अपने साथी हेलीकॉप्टर दे दिया। उस हेलीकॉप्टर में सवार होकर दारुल हुकूमत चले गए और मेरा आदमी उन्हें वहाँ पहुँचाकर अभी 10 मिनट पहले वापस आया है। हैरी ने मुसलसल बोलते हुए कहा। बुलाओ अपने आदमी को, कर्नल डेविड ने सख्त लहजे में कहा तो हैरी उठकर मेज़ के पीछे अपनी मखसूस कुर्सी पर जाकर बैठ गया। उसने फ़ोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करके उसने एल्फ्रेड को ऑफिस में भेजने का कहकर रिसीवर रख दिया। अभी आ जाता है। आप क्या पीना पसंद करेंगे? हैरी ने रिसीवर रखकर कहा। कुछ नहीं, हम ड्यूटी पर हैं, कर्नल डेविड ने सख्त लहजे में कहा। थोड़ी देर बाद ऑफिस का दरवाज़ा खुला और एक लंबे कद और भारी जिस्म का आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसने मौतबाना अंदाज में हैरी और कर्नल डेविड को सलाम किया। एल्फ्रेड, तुम उन्हें पहचानते हो? हैरी ने कहा। यस सर, आप चीफ ऑफ GP5 हैं और आप कैप्टन गॉर्सन हैं, यहाँ इल्दिये में GP5 के इंचार्ज, एल्फ्रेड ने मौतबाना लहजे में जवाब दिया। एल्फ्रेड, क्या तुम हेलीकॉप्टर उड़ा लेते हो? कर्नल डेविड ने सख्त लहजे में कहा। यस सर, मैं रजिस्टर्ड पायलट हूँ और मैं बतौर पायलट यहाँ मुलाजिम हूँ, एल्फ्रेड ने कहा। तुम अपने हेलीकॉप्टर में कितने अफराद को ले गए थे और कहाँ ले गए थे? कर्नल डेविड ने कहा, जबकि हैरी होंठ भींचे खामोश बैठा हुआ था। एल्फ्रेड ने हैरी की तरफ सवाल के नजरों से देखा। सब कुछ बता दो, हुकूमत के साथ ताउन करना हमारा फर्ज है। हैरी ने इसकी नजरों का मतलब समझते हुए कहा। सर, मैं यहाँ से 6 अफराद को लेकर दारुल हुकूमत गया था। इनमें 4 मर्द थे और 2 औरतें थी, एल्फ्रेड ने जवाब देते हुए कहा। कहाँ ड्रॉप किया था तुमने उन्हें? कर्नल डेविड ने कहा। दारुल हुकूमत के मुसाफात में उन्होंने हेलीकॉप्टर उतारने का कह दिया और मैंने मुसाफात में एक खुली जगह पर हेलीकॉप्टर उतार दिया तो वो सब लोग नीचे उतर गए और मुझे वापस जाने का कहा और वो खुद पैदल ही आगे बढ़ गए। मैं वापस आ गया और मैंने चीफ को रिपोर्ट दी, एल्फ्रेड ने जवाब देते हुए कहा। जहाँ तुमने उन्हें ड्रॉप किया था उस जगह की पूरी तफसील बताओ, कर्नल डेविड ने तेज लहजे में कहा तो एल्फ्रेड ने तफसील बताना शुरू कर दी। तफसील सुनकर कर्नल डेविड उठ खड़ा हुआ। उसके उठते ही हैरी भी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। गॉर्सन हेडक्वार्टर कॉल मिलाओ, कर्नल डेविड ने गॉर्सन से मुखातिब होते हुए कहा। यस सर, कैप्टन गॉर्सन ने कहा और आगे बढ़कर उसने रिसीवर उठा दिया और तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। इल्दिये से कैप्टन गॉर्सन बोल रहा हूँ, चीफ साहब से बात करें, कैप्टन गॉर्सन ने कहा और रिसीवर मेज़ के करीब खड़े कर्नल डेविड को देखकर वो पीछे हट गया। हेलो,
कर्नल डेविड बोल रहा हूँ। कर्नल डेविड ने तहमकाना लहजे में कहा। यस सर, कैप्टन रोनाल्ड बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से मौतबाना आवाज़ सुनाई दी। कैप्टन रोनाल्ड, दारुल हुकूमत के मुसाफात में पाकिस्तानी एजेंटों का एक ग्रुप इल्दिये से हेलीकॉप्टर पर ड्रॉप हुआ है। ये लोग वहाँ से लाजिमन 2 टैक्सियों में या बस के जरिए दारुल हुकूमत गए होंगे। इस जगह की तफसील तुम्हें कैप्टन गॉर्सन बता देगा। फ़ौरन वहाँ काम करो और उनका हतमी क्लू मालूम करो। कर्नल डेविड ने तेज लहजे में कहा और रिसीवर कैप्टन गॉर्सन की तरफ बढ़ा दिया तो कैप्टन गॉर्सन ने तफसील बताना शुरू कर दी और फिर रिसीवर कर्नल डेविड ने ले लिया। तुमने तफसील सुन ली? कर्नल डेविड ने कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया। अब उनके हुलियों की तफसील भी एक आदमी से सुन लो, कर्नल डेविड ने कहा और रिसीवर हैरी की तरफ बढ़ा दिया। हैरी ने रिसीवर लेकर हुलियों की तफसील बताना शुरू कर दी। सुनो, मेरे दारुल हुकूमत पहुंचने से पहले उनका क्लू मिल जाना चाहिए, समझे? वरना तुम जानते हो कि तुम्हारा क्या हशर हो सकता है। कर्नल डेविड ने रिसीवर हैरी के हाथ से लेते हुए कहा। हैरी, तुमने पाकिस्तानी एजेंटों की मदद करके नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म किया है और इस जुर्म में तुम्हें गोली से भी उड़ाया जा सकता है, लेकिन चूंकि तुमने ताउन किया है इसलिए मैं तुम्हें मुआफ़ कर रहा हूँ। मेरी इस मुआफ़ी को हमेशा याद रखना। आओ कैप्टन गॉर्सन, कर्नल डेविड ने रिसीवर कॉरिडोर पर रखकर इंतहाई सख्त लहजे में कहा और तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इमरान अपने साथियों समेत दारुल हुकूमत तिले ऐब की एक रिहायशी कोठी में मौजूद था। उन्हें यहाँ पहुँचे हुए 1 घंटा गुजर गया था। इमरान ने जीप को बराह रास्त तिले ऐब ले जाने की बजाय एक चौक से इल्दिये शहर की तरफ मोड़ दिया था और फिर इल्दिये पहुँचकर उन्होंने एक जगह जीप छोड़ दी और पैदल ही एक क्लब में पहुँच गए। यहाँ लॉर्ड मिलिसान की टिप की वजह से उन्हें हैरी ने अपनी साथी हेलीकॉप्टर में तिले ऐब पहुँचाने के लिए कार्रवाई की और इस तरह इमरान अपने साथियों समेत हेलीकॉप्टर पर सवार तिले ऐब पहुँच गया। इसने तिले ऐब के मुसाफात में हेलीकॉप्टर को उतार दिया और फिर वो पैदल आगे बढ़ते चले गए। थोड़ी देर बाद वो एक बस के जरिए दारुल हुकूमत की मेन मार्केट पहुँच गए। इमरान की हिदायत पर इन सब ने अपने अपने तौर पर लिबास खरीद कर तब्दील कर लिए थे। इमरान ने उन्हें एक रिहायशी कोठी का नंबर बताकर कह दिया कि वो सब अलहदा इस कोठी पे पहुँचे, जबकि इमरान सबसे आखिर में आया था। इमरान साहब, अल्लाह ताला के फजलो करम से हम तिले ऐब में दाखिल होने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन अब आपका क्या प्रोग्राम है? सफ्तर ने कहा। हमारा मिशन थ्यूना में है और थ्यूना के बारे में जो मालूमात मिली हैं उसके मुताबिक ये एक वीरान पहाड़ी इलाका है जिसके आगाज़ में एक कस्बा नुमा शहर थ्यूना आबाद है। वहाँ बताया जाता है कि इसराइल की 5 खुफिया लेबॉर्ट्रियाँ हैं। वैसे वहाँ मादनियात निकालने और साफ़ करने वाले कारखाने भी खासी तादाद में हैं। इसके साथ साथ कदीम ज़माने के आसार कदीमा भी मौजूद हैं, इसलिए थ्यूना में सियाहों की काफ़ी तादाद आती जाती रहती है। लेकिन हमारा असल मसला ये है कि हमें ये नहीं मालूम कि पाकिस्तानी फार्मूला किस लेबॉर्ट्री में है और वो लेबॉर्ट्री कहाँ है। जब तक ये मालूम ना हो जाए हमारा वहाँ जाना बेकार ही होगा। दूसरी बात ये कि लामहला ब्लैक फाइटर्स और GP5 दोनों यहाँ दारुल हुकूमत के साथ साथ थ्यूना में भी हमारे खिलाफ पैक्टिंग करेंगे और बहरहाल छोटा सा इलाका है, इसलिए हमारी निशानदही वहाँ आसानी से हो सकती है। इमरान ने खिलाफे मामूल इंतहाई संजीदा लहजे में तफसील बताते हुए कहा। तो फिर आपने क्या सोचा है? सफ्तर ने कहा। मेरे सोचने से क्या होता है? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। क्यों? क्या मतलब क्यों नहीं होता? जूलिया ने चौंक कर कहा। तुम खुद बताओ कि क्या हो सकता है। अगर कुछ होना होता तो अब तक हो ना चुका होता। मेरे सोचने के बावजूद ना सफ्तर ने खुतबा निकाह याद किया और ना ही तनवीर ने रकाबत छोड़ी। इमरान ने कहा। इमरान साहब, आप सिर्फ सोचते ही क्यों रहते हैं, कभी अमल भी कर गुजरें। किसी और के बोलने से पहले सालिया ने कहा। तुम खामोश रहो सालिया, इसके मुकद्दर में सिर्फ सोचना ही है, जूलिया ने गुस्सेले लहजे में कहा। इसीलिए तो अब तक जिंदा है। तनवीर ने फ़ौरन ही जवाब दिया। सब बेइख्तियार हंस पड़े, लेकिन फिर इससे पहले कि मज़ीद कोई बात होती इमरान ने फ़ोन का रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए और आखिर में उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। स्टार क्लीनिंग शॉप। राब्ता कायम होती ही एक नुस्वानी आवाज़ आई। गोल्डन किलर की क्लीनिंग का क्या रेट है? इमरान ने माकामी ज़बान में कहा। इसके लिए आपको गोल्डन कलर सेक्शन से मालूम करना होगा। मैं सेक्शन इंचार्ज से आपकी बात कराती हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, हाइट बोल रहा हूँ।
चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। गोल्ड किलर की क्लीनिंग का क्या रेट है? इमरान ने इसी तरह संजीदा लहजे में कहा। अभी सेक्शन बंद है जनाब, इसकी मशीनों की ज़रूरी मुरम्मत हो रही है। आप अपना नंबर बता दें, जैसे ही सेक्शन ओपन होगा आपको इत्तला दे दी जाएगी। दूसरी तरफ से कहा गया, लेकिन रेट का मशीनरी से क्या ताल्लुक? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। जनाब, जब सेक्शन ओपन होगा तो रेट भी मुकर्रर होंगे। दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, मेरा नंबर नोट कर लें, इमरान ने कहा और फ़ोन पीस पर मौजूद नंबर उसने बता दिया। थैंक यू सर, दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान ने रसीवर रख दिया। ये सब क्या है? जूलिया ने हैरान होकर पूछा। मिस जूलिया, ये कोड वर्ड है। जाहिर है यहाँ दो एजेंसियाँ हमारे खिलाफ काम कर रही हैं, सफ्तर ने कहा। वो तो मैं भी समझ गई हूँ, लेकिन रेट पूछने से क्या होगा? जूलिया ने कहा। मैंने उससे नंबर दे दिया है, अभी मालूम हो जाएगा, इमरान ने कहा तो जूलिया ने इस अंदाज में सर हिला दिया जैसे अब सारी बात समझ गई हो। फिर तकरीबन 15 मिनट बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया। यस, एल्बर्ट बोल रहा हूँ, इमरान ने कहा। स्टार क्लीनिंग शॉप से हाइड बोल रहा हूँ जनाब, आपने गोल्डन किलर की क्लीनिंग का रेट मालूम करना चाहा था। अब हमारा सेक्शन ओपन हो चुका है, इसलिए बता देता हूँ कि इस किलर की क्लीनिंग का रेट $1000 है। दूसरी तरफ से कहा गया। $1000 फी पीस या रेट फिक्स है? चाहे पीस कितने भी क्यों ना हो, इमरान ने कहा। सिर्फ एक पीस के जनाब, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके शुक्रिया, इमरान ने कहा और कॉरिडोर दबाकर उसने राब्ता ख़त्म किया और फिर इंक्वायरी के नंबर प्रेस किए। इंक्वायरी प्लीज़। राब्ता कायम होते ही एक नुस्मानी आवाज़ सुनाई दी। ट्यूना का राब्ता नंबर दे दें, इमरान ने कहा और दूसरी तरफ से मतलूबा नंबर बता दिया गया तो इमरान ने कॉरिडोर दबाया और फिर टोन आने पर एक बार फिर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। Like, comment, share, press the bell icon.